तो हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नॉर्मल बातचीत में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उन प्रमुख और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की जिनका राष्ट्र और राज्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने उत्तराखंड को सपोर्ट करें और इस वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, वो आई बटन को क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बलभद्र सिंह नेगी की, जिनका जन्म 1829 हड़कोली गांव में असवालस्यू पट्टी पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनके पिता का देहांत हो गया था। तो काफ़ी संघर्ष भरी होते हुए भी सन 1847 में एबडाबाद की 5वीं गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। दोस्तों, 10 सालों में लेस नायक से हवलदार मेजर के पद पर नेगी जी पहुंच गए थे और उस दौरान ब्रिटिश सेना अफगानियों से लड़ रही थी और काफ़ी कठिनाइयां झेल रही थी। और इसी दौरान अफगानियों की युद्ध नीति का हाव भाव जानने के लिए ठाकुर बलभद्र सिंह नेगी जी को भेजा गया था। ब्रिटिश सेना को अफगानियों पर जीत दिलाने का एकमात्र कारण जो थे वो नेगी जी थे। और उसके बाद नेगी जी को जेसीओ यानी कि जूनियर कमिश्नर ऑफिसर बना दिया गया था। और इसके बाद 1869 में काबुल और कंधार की लड़ाई में अद्भुत प्रदर्शन के कारण इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था और इन्हें सरदार बहादुर की उपाधि से नवाजा भी गया था। इनकी लगातार बढ़ते बहादुरी के किस्से को जानकर और देखकर लॉर्ड रॉबर्ट ने इनके लिए एक नए पद का निर्माण किया। इन्हें जंगी लॉर्ड के अंगरक्षक से नियुक्त किया गया और इसी के बाद से उन्हें लॉर्ड सूबेदार के नाम से कहा जाने लगा। उन्हें गोरखा रेजिमेंट से जाना पड़ा था, तो इन्होंने गढ़वाली रेजिमेंट की मांग लगाई। दोस्तों, इन्होंने लॉर्ड रॉबर्ट से सिफारिश करी कि गढ़वालियों और कुमाऊनियों को जब गोरखा रेजिमेंट में भर्ती होने के बाद काफ़ी दिक्कत आती थी, चाहे वो तरक्की की बात कर ले चाहे किसी भी एंगल में। इसीलिए नेगी जी ने गढ़वाल रेजिमेंट की मांग करी थी और 1880 में लॉर्ड रॉबर्ट ने सिफारिश पत्र को मंजूर करते हुए वायसराय रिपन को भेज दिया था। पर जब उसके बाद काफ़ी समय तक वायसराय रिपन का जवाब नहीं आया, तो उसके बाद रिपन की जगह पर डफरिन आ गया और उसने इस सिफारिश को मंजूर कर दिया। और 1885 में नेगी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिटायरमेंट ले लिया और 5 मई 1887 को उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल ही गया। और इस दिन गढ़वाल राइफल्स की पहली प्लेटून की स्थापना अल्मोड़ा में कर दी गई थी। यानी कि दोस्तों, आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं कि नेगी जी का गढ़वाल रेजिमेंट बनाने में कितना बड़ा योगदान रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की, जो कि पेशे से एक वकील थे, जिन्होंने वकालत से अपना रास्ता राजनीति की तरफ बदल दिया। और इन्होंने ही 1930 में कुमाऊं में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना भी करी थी। मगर मेन पॉइंट यह है दोस्तों कि 1937 से 1939 तक और उसके बाद 1946 से 47 तक 2 बार ये संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया था, तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, जिसके पहले मुख्यमंत्री 1950 से 1954 तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ही बने थे। और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक मृत्यु होने के बाद पंत जी को ही भारत का गृह मंत्री बनाया गया था 1955 से 1961 तक। इनको 26 जनवरी 1957 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और अब तक के ये इंडिविजुअल तौर पे उत्तराखंड के वो व्यक्ति हैं जिन्हें इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया हो, क्योंकि भारत रत्न दोस्तों बहुत ही बड़ा सम्मान का प्रतीक है। और दोस्तों, इसके बाद आते हैं उत्तराखंड के राष्ट्र क्रांतिकारी वीर स्वर्गीय श्री भवानी सिंह रावत जी। दोस्तों, भवानी सिंह जी ने देश की आज़ादी में एक अहम योगदान दिया था। ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन रहे नाथू सिंह रावत जी के घर जन्मे भवानी सिंह जी, जिन्हें गढ़वाल के सबसे सक्रिय क्रांतिकारियों में गिना जाता है,
जिनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1910 पंचूर गांव में, जो कि दोगड्डा के निकट है। भवानी सिंह जी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य थे और अपनी पढ़ाई इन्होंने कुछ तो दोगड्डा में करी और कुछ मुरादाबाद में। और अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद इनकी मुलाकात होती है चाचा जी से, जिनसे ये काफ़ी प्रभावित होते हैं। और इनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आता है दोस्तों, जब इनकी मुलाकात होती है क्रांतिकारी कैलाश यादव, जयदेव कपूर से। ये दोनों क्रांतिकारी भगत सिंह से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात रखते थे। और सबसे खास बात तो यह है दोस्तों, भवानी सिंह जी चंद्रशेखर आज़ाद के घनिष्ठ मित्र थे और 1930 में गौड़ौदिया स्टोर कांड में सम्मिलित थे। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों के साथ कोटद्वार में स्थित दोगड्डा में आए थे। तब भवानी सिंह रावत जी का घर उनका ठिकाना रहा था। करीब एक हफ्ते अपने 4 साथियों के साथ चंद्रशेखर आज़ाद वहीं रहे थे, जिस पेड़ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्रेनिंग देते हुए पहला निशाना लगाया, आज भी आपको कोटद्वार स्थित दोगड्डा में देखने को मिलेंगे। भवानी सिंह रावत जी की समाधि चंद्रशेखर आज़ाद के प्रशिक्षण स्थल के पास ही बनाई गई है दोस्तों। और यहाँ हर साल 8 अक्टूबर को क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के वीर गति को प्राप्त होने के बाद भारत का क्रांतिकारी मूवमेंट डगमगा सा गया था। उस दौरान भवानी सिंह रावत जी रशिया की ओर जा रहे थे और उसी दौरान भवानी सिंह रावत जी तकरीबन 2 साल तक मुंबई में, ऐसा बताया जाता है, मुसलमान बनकर रहे थे। और जब वे रशिया की ओर जा रहे थे तो मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उसके कुछ समय बाद, तकरीबन 5 और 6 महीने बाद भारत आज़ाद हो गया था और उसके बाद वे अपने घर यानी कि दोगड्डा के नज़दीक, जहां पर उन्होंने आकर अपने प्रिय मित्र चंद्रशेखर आज़ाद की याद में आज़ाद मेला का उद्घाटन किया था और साथ ही साथ उनके नाम का एक आज़ाद पार्क भी बनाया था, जिसे आप आज भी दोगड्डा के नज़दीक इस पार्क को देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों इंद्रमणि बदूनी जी, जिन्होंने खतलिंग ग्लेशियर की खोज करी थी और वीरांगना नदी के उद्गम का पॉइंट भी ढूंढा था। प्रकृति को लेकर इंद्रमणि बदूनी जी बहुत ही जागरूक थे और इन्हें अमेरिकी अखबार ने उत्तराखंड का गांधी भी बताया था। और अब बात करते हैं गौरा देवी की, जिनका जन्म 1925 में चमोली गढ़वाल में हुआ था, जिन्हें वनों से काफ़ी लगाव था। मुख्यतः इन्हें चिपको आंदोलन की वजह से जाना जाता है दोस्तों। और अब बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। इनका जन्म 9 जनवरी 1927 में हुआ था। इन्होंने 1941 में थक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना करी थी। अपनी पत्नी विमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सीलियारा में पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करी। इनको कई प्रकार के प्रकृति से जुड़े पुरस्कार मिले हैं। इनकी भी चिपको आंदोलन में अहम भूमिका थी और इन्हें पर्यावरण गांधी की उपाधि से भी नवाजा गया था। और इसके बाद आखिर में हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह रावत जी की, जिनका जन्म 1941 में हुआ था। ये एक ऐसे वीर है जिनकी बहादुरी की चर्चा उस जगह आज भी करी जाती है और इन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। रावत जी 19 वर्ष में गढ़वाल रेजिमेंट की 4थी बटालियन में भर्ती हो गए थे और अपनी ट्रेनिंग पूरी करते ही रावत जी की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हो गई थी और उस समय वहां पर चाइना के साथ भारत का युद्ध चल रहा था। हम बात कर रहे हैं 17 नवंबर 1962 की। उस समय रावत जी ने युद्ध में गौरवशाली दृढ़ता दिखाई, जब लड़ाई में रावत जी के साथी सभी मारे गए और रावत जी ने करीब में सामने ही पड़ी चीनी मशीन गन को, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पड़ी हुई थी, उसे उठाकर लाए और उस मशीन गन से 3 अलग अलग दिशाओं में गोलियां चलानी शुरू करी। और जिसके रहते चीनियों को लगा कि वहां पर अभी भी कई भारतीय सैनिक मौजूद हैं और 72 घंटों तक जसवंत सिंह रावत जी ने दुश्मन का सामना किया और चीनियों को अंदर आने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद दोस्तों गोलियां खत्म हो गई थी और फिर वह वीर गति को प्राप्त हो गए। मगर तब तक जसवंत सिंह रावत जी ने 300 चीनियों को मार गिराया था और आज भी नूरनाग में इनके नाम का गढ़ है, जसवंतगढ़, और इनका नूरनाग में एक युद्ध स्मारक है जिसको आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है। रावत जी को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इन्हें बाबा जसवंत भी कहा जाता है। इनकी आज भी ड्रेस प्रेस होती है दोस्तों, जूते तैयार किए जाते हैं, पॉलिश करे जाते हैं और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर जैसी डेली रूटीन फॉलो करी जाती है।
साथ ही साथ 5 सैनिक इनके पास हमेशा तैनात रहते हैं और इनकी रैंक को रोका नहीं गया है और ये आज भी चल रही है। वर्तमान में इनकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल है और इनका वेतन इनके पीढ़ी को जाता है। दोस्तों, इन पर कई कहानियाँ बताई जाती हैं, लेकिन जिसकी बात कभी और करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड से जुड़ी और भी नॉर्मल बातचीत हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए नॉर्मल बातचीत। धन्यवाद।